हेलो एवरीवन। चलिए आइए, आज मैं आपको इसी क्लास 9th के आईसीएसई बायोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो आपके सिलेबस में है डाइजेस्टिव सिस्टम के। और हम लोग पढ़ेंगे आज एमसीक्यूज, है ना। कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको लगता है बहुत टफ है, बहुत कठिन है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। समझेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको हेल्प हो। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, मैं आपको इसके ही एक या दो असर्शन बेस्ड क्वेश्चन भी बताने की कोशिश करूंगी। नहीं, दो असर्शन बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगी ताकि वो जब ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आए तो आप उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस वीडियो को ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं? सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, मैंने आंसर लिख रखा है इन स्पाइट ऑफ राइटिंग 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन लिखने के बजाय मैंने सीधे सीधे आंसर पे हिट किया है। ठीक है, ताकि स्पेस बचे और आपको मैं ज्यादा से ज्यादा बता सकूं। सलाइवा जो मुंह में बनता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, किसके पाचन में मदद करता है? पहली बात तो ये कि 2-3 चीजें याद रखते हैं। नंबर 1, हमारे फूड में जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन इट सेल्फ इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, फैट वेरी कॉम्प्लेक्स, इसके साथ क्या है हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट है। विटामिन का डाइजेशन नहीं होता, वो बहुत जरूरी है हमारे फूड में, लेकिन उनका डाइजेशन होता ही नहीं है, तो उसके डाइजेशन के लिए कोई एंजाइम आपकी बॉडी में या एलिमेंट्री कैनाल में नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसी भी मिनरल्स का जो आप खाते हैं, कैल्शियम खा रहे हैं, मिल्क खा रहे हैं, वो जहाँ मिल्क एज ए सोर्स ऑफ मिनरल्स पी रहे हैं, और आयरन खा रहे हैं, स्पिनच खा रहे हैं क्योंकि आपको आयरन मिले, कैरेट्स खा रहे हैं उसमें विटामिन ए मिले, इन सब के डाइजेशन का कोई एंजाइम नहीं होता। तो पहला कंफ्यूजन हम ये दूर कर लेते हैं। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या ऐसी चीजें हैं जिसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम्स है? तो 1 इज कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड इज फैट एंड थर्ड इज प्रोटीन। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका डाइजेशन माउथ से, यहां से शुरू हो जाता है। अगर ध्यान से देखो तो कार्बोहाइड्रेट की स्पेलिंग शुरू होती है सी से, प्रोटीन की स्पेलिंग शुरू होती है पी से, और फैट की स्पेलिंग शुरू होती है एफ से। अगर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलें तो कार्बोहाइड्रेट का सी सबसे पहले पड़ेगा। तो इस हिंट को अगर आप यहां बिठा लें तो आपको ये आंसर हमेशा याद रहेगा। और स्टार्च जो है वो एक कार्ब है, कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च चावल में है, स्टार्च रोटी में है। तो इस स्टार्च की जगह पर अगर कोई ऑप्शन यहां पर कार्बोहाइड्रेट है तो वो भी सही है। यानी इसके ऑप्शंस में हो सकता है जैसे स्टार्च, दूसरा ऑप्शन होगा प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन होगा फैट, चौथा ऑप्शन हो सकता है विटामिन। हमें क्या करना है? सलाइवा जो कि मुंह में बना है वो किस चीज का डाइजेशन करेगा? स्टार्च का। एक पॉइंट क्लियर किया। इसी से रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन और, इसको कैसे पूछा जा सकता है? इन द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी का मतलब ही होता है मुंह। ये बक्कल कैविटी है, माउथ। माउथ के अंदर की जो जगह है इसको हम लोग बक्कल कैविटी कहते हैं। ये अंदर जो टूथ है, टंग है, सलाइवा है, ये जहां पर है उस जगह को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं। बहुत हिंदी का जो टेक्निकल टर्म है उसके लिए हमने वर्ड यूज कर लिया मुख, मुख, और शुद्ध हिंदी में बोलते हैं मुख। बक्कल कैविटी का मतलब मुख की गुहा। सो इन द बक्कल कैविटी ऑफ ह्यूमन, हम लोगों में, being the digestion of which one of the following started, किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है? देखिए खाली शब्दों का खेल है। इसी क्वेश्चन को जब ऊपर वाले में पूछा, नंबर 1 में पूछा, तो स्ट्रेट पूछा, सीधे पूछा सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ व्हाट? आंसर हो गया स्टार्च। अब उसी क्वेश्चन को जरा घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि मुंह में यानी बक्कल कैविटी में आपके फूड में कौन सा हिस्सा डाइजेस्ट होना शुरू होता है? निम्न में से कौन सा हिस्सा? तो 4 ऑप्शन मैंने नहीं दिए, लेकिन सीधे ऑप्शन यहां ले लिया और वो है स्टार्च। इस स्टार्च की जगह पे हम ये कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हैं, यानी ये स्टार्च ऐसे हो तो यहां हम कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हैं। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, ये हमारा कंपोनेंट हो गया। ठीक है, आइए अच्छा थर्ड में आइए। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? ऑप्शन ए esophagus, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन, डी आई जस्ट स्किप्ड, कुछ भी हो सकता है ना।
लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे इसोफेगस था, डी सी था, बी सी डी को हम लोग ड्यूडेनम कर लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन तो है ये, स्टमक कर लेते हैं, STOMACH। अब देखने में लगता है, पता है एक ये चीज तो क्लियर हो गई कि स्टमक नहीं होगा, आपको पता है छोटा सा पाउच होता है, क्लियर। जब कोई ऑब्जेक्टिव ना समझ में आए तो पहले ये देखते हैं कि ऊपर वाले क्वेश्चन से कोरिलेट क्या करेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने ऑर्गन्स हैं, जैसे बक्कल कैविटी, इसोफेगस, एब्डोमेन में जाएंगे तो स्टमक, देन फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, इस तरीके से जो ऑर्गन्स लगे हैं उन सारे ऑर्गन्स में सबसे लंबा कौन सा ऑर्गन है? तो इसोफेगस तो नहीं है, यहाँ से आया और चेस्ट में जाके खत्म हो गया। स्टमक भी नहीं है, एक ये भी क्रॉस हो गया, एक ये भी क्रॉस हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा देख के लग रहा है ना, अक्सर बच्चे लार्ज इंटेस्टाइन पे टिक कर देते हैं, बोले क्वेश्चन दिया है तो सीधा, सीधी सी बात है, अगर क्वेश्चन दिया है तो उसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं होगा, तभी तो क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दैट इज लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो छोटी आंत है, वो बड़ी आंत से बड़ी है, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका करेक्ट आंसर है। डबल लाइन कर लेते हैं, लार्ज वाली के नीचे का लाइन ही हटा दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। तो करेक्ट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फोर्थ पे आइए, फोर्थ क्या कह रहा है? गैस्ट्रिक जूस, जहां भी टर्म जी से गैस्ट्रोएंटराइटिस या गैस्ट्रिक जहां भी शुरू हो, समझ जाइए स्टमक की बात हो रही है। अब जब ये ऐसे लिखा होता है तो आप फिर कोरिलेट नहीं कर पाते कि भाई अरे गैस्ट्रिक जूस कहाँ पड़ा था, ये कहाँ निकलता है। अच्छा, एक और बात बताऊंगी, इंटेस्टाइन से निकलने वाले जूस को इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, पैंक्रियाज से निकलने वाले जूस को पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, ठीक है। इतने ही आपके सिलेबस में है 9th क्लास में। तो गैस्ट्रिक जूस डेफिनेट सी बात है कि ये स्टमक में निकल रहा है ना, अमाशय में निकल रहा है, ये पेट के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टमक में निकल रहा है, ये हो गया स्टमक, ठीक है ना, यहाँ निकल रहा है। अब आइए, अब इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है ये पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये कि बिल्कुल एकदम एकदम फॉर्मूला बना लीजिए कि HCl तो होता ही होता है। HCl होता है क्या मतलब? HCl एक एसिड है जो है गैस्ट्रिक जूस में। तो अब जिन जिन ऑप्शन के पास HCl नहीं है वहां देखिए आपको सीधे सीधे क्रॉस करने का ऑप्शन है। अच्छा, दूसरी बात, दोनों सिन याद कराने के लिए मैं बोलती हूँ, दोनों सिन यानी दोनों पापी एक ही ऑर्गन में नहीं होते, इतना आतंक नहीं मचाते। देखो यहाँ सिन लिखा है, यहाँ लिखा है पेप्सिन, यहाँ लिखा है ट्रिप्सिन, ये दोनों एक साथ कभी होते नहीं, दोनों पापी एक जगह पर नहीं होते, राइट। तो ये हो गया सिन और सिन। चलिए आइए, उसके बाद अब क्या करें, ये हो गया और ये हो गया, तो इसको क्रॉस करेंगे, ये एक साथ है ही नहीं, इसका मतलब ये गैस्ट्रिक जूस में नहीं है। अब आइए, HCl एंड पेप्सिन, ये आंसर करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एसिड के साथ पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। यानी क्वेश्चन क्या था, मैं रिपीट कर रही हूँ, कह रहे गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स, अमाशय में पाए जाने वाले गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है। तो आपने आंसर लिखा HCl एंड पेप्सिन, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ट्रिप्सिन है ही नहीं, ट्रिप्सिन नहीं है, ट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक जूस में होता है। यहाँ पे पेप्सिन के साथ एमाइलॉप्सिन है तो ये ऑप्शन है नहीं, करेक्ट ऑप्शन होगा HCl एंड पेप्सिन। फिर रिपीट कर रही हूं, HCl एंड पेप्सिन। नेक्स्ट चलते, चलिए नेक्स्ट में आते हैं, क्या कहते हैं, फैट, है ना। फैट वो जो आप वेजिटेबल ऑयल खा रहे हैं, प्रोसेस्ड चीज खा रहे हैं, या आप मक्खन खा रहे हैं, प्रोसेस्ड बटर खा रहे हैं, वो सारे फैट, है ना, घी खा रहे हैं, देशी घी खा रहे हैं, कह रहे हैं फैट डाइजेशन, ठीक है, इज डन विद द हेल्प ऑफ। फैट का डाइजेशन किसकी वजह से होता है? इसका ऑप्शन मैंने सारे नहीं दिए, वो होगा HCl और कुछ और, करेक्ट वन है बाइल। अगर बाइल नहीं है तो फैट का डाइजेशन संभव ही नहीं है। बाइल फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर ये बड़ा सा एक फैट बॉडी है, ठीक है, खाया है जो हमने, वो अंदर गया है, इसे हमें डाइजेस्ट करना है, तो इसके ऊपर अगर एंजाइम काम करेगा तो एंजाइम ऐसे चलेगा यूं, और बेहतर ये है कि ये एंजाइम इस पे तब काम करे जब इसके छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बन जाए।
यानी इस बाइल से इस फैट को ऐसे कर लेते हैं, ये बाइल लगाया हमने, बाइल लगा दिया, और बाइल का पीएच एल्कलाइन होता है। अच्छा ठीक है, जैसे ही ये फैट बाइल के कांटेक्ट में आया ना, ये फैट ऐसा हो गया, यूं ऐसे ऐसे ये बन गया, फैट के छोटे छोटे से ग्लोब्यूल्स बन गए, है ना, छोटी छोटी सी यूनिट्स बन गई। अब जो एंजाइम काम करेगा वो ऐसे काम करेगा, देखिए सरफेस एरिया बढ़ा दिया यूं। अब इस फैट का डाइजेशन अच्छे से होगा, तो इसका मतलब कि ये जो फ्लूइड है ना, वो फैट के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। क्वेश्चन क्या था, फैट डाइजेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ, अगर यही पूछते विद द हेल्प ऑफ बाइल ना, अगर यही पूछते कि फैट डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है ना, अगर डाइजेस्टिव एंजाइम होता कि फैट को पचाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। क्वेश्चन देखिए वही है, तरीका अलग अलग है, कह रहे फैट डाइजेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ, आंसर लिखा बाइल। पर अगर वो इसी फैट के डाइजेशन का एंजाइम पूछ दे तो आंसर हो जाता हमारा लाइपेज। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे पढ़ेंगे, कंडीशन अलग अलग है, पूछने के दो तरीके हैं। फैट को हेल्प करने के लिए, डाइजेशन में हेल्प करने के लिए हमें चाहिए बाइल। बाइल एक येलोइश ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है, बाइल को लीवर बनाता है। मजेदार बात, लीवर कोई एंजाइम नहीं बनाता है, लेकिन लीवर ना हो तो फैट का डाइजेशन नहीं होगा। लीवर आपकी बॉडी का, शरीर का ना परमात्मा है, खुदा है ना, ऊपर वाला है, परवरदिगार है। लीवर के पास इतने काम है, इतने काम है कि लीवर ने आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को संभालने के साथ साथ बहुत सारे काम कर रहा है। बॉडी की टॉक्सिसिटी हटा रहा है, कोई भी चीज, अगर अल्कोहल कोई ड्रिंक करता है ना तो उसकी टॉक्सिसिटी हटाने के लिए लीवर है। कोई हम मेडिसिन खा रहे हैं तो उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए लीवर है। पर लीवर का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है बाइल बनाना। तो इसको हम याद कर रखेंगे कि बाइल एक फैट डाइजेस्टिव सोल्यूशन है जो हेल्प कर रहा है, और इसके पास सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बाइल के पास। अगला क्वेश्चन, एंजाइम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, है ना, एल्कोहल बनाने के लिए किस एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं ये क्वेश्चन दिखा तो मैं ले आई यहाँ पर, हालांकि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन नहीं है, दिस वन इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने आंसर लिखा सीधे, और मैंने जो आंसर लिखा है उसको हम लोग अगर पढ़ेंगे तो इसका पूरा नाम है जाइमेज। इसको पढ़ने का तरीका ये नाम है इसका, जाइमेज। ये कह रहे हैं एंजाइम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक, चल एक और क्वेश्चन आपको पहले कराया था मैंने, जब रैपिड फायर राउंड टाइप चल रहा था, जब पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें हम लोग एक इक्वेशन लिखते थे C6H12O6। ऑक्सीजन नहीं लगा रही मैं, ये ग्लूकोज है, इसको भी लिख लिया जाए, है ना, ये ग्लूकोज है। ये सारी ABCD हम लोग इस वाले क्वेश्चन यानी एंजाइम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, जाइमेज की बात कर रहे हैं। हमने ग्लूकोज लगाया, ग्लूकोज के बाद हमने C6H12O6 ऊपर फॉर्मूला लिखा, ऑक्सीजन नहीं लगाया, सीधे इथाइल अल्कोहल बना देते, C2H5OH ये बना दिया, प्लस CO2 बना देते, ट्वाइस CO2 यहाँ लिख लेते हैं, इसको भी 2 कर दे, बैलेंस हो जाए इक्वेशन, प्लस 2 ATP बना दे। तो ये अगर आप ध्यान से देखें, जब ऑक्सीजन नहीं लगाया तो इसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कह सकते हैं। मैं कहना आपसे ये चाहती हूँ कि जाइमेज, एनारोबिक रेस्पिरेशन या जाइमेज के द्वारा होने वाला फर्मेंटेशन, सबका एंड प्रोडक्ट एथाइल अल्कोहल ही मिलेगा। ये एथाइल अल्कोहल है जो जाइमेज की हेल्प से बन रहा है। यानी अगर ये कहें कि ये जो क्वेश्चन है ये फर्मेंटेशन से रिलेटेड है तो गलत नहीं है, और फर्मेंटेशन डायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी नहीं, डायरेक्टली एनारोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, चल अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, विच जूस इज सिक्रेटेड बाय द एलिमेंट्री कैनाल टू डाइजेस्ट द फैट। ऐसे जूस का नाम बताइए जो फैट को डाइजेस्ट करता हो और एलिमेंट्री कैनाल में निकलता हो। जूस वर्ड यूज किया है इन्होंने, है ना, यहाँ पे भी इन्होंने जूस वर्ड यूज किया है, तो अब इसका मतलब मिक्सचर हो सकता है ना, एंजाइम डायरेक्टली तो पूछा नहीं है। यहाँ मैंने ऑप्शन लिखे हैं, क्या है, पैंक्रियाटिक जूस एंड सलाइवा। भाई सलाइवा की बात अभी ऊपर पहले हो चुकी है कि सलाइवा कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के और किसी चीज का डाइजेशन नहीं करता, तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन तो हो गया रॉन्ग। फिर क्या कह रहे हैं, HCl एंड म्यूकस। HCl किसी भी तरीके से फैट का डाइजेशन नहीं करता, ना म्यूकस भी नहीं करता है। HCl स्टमक में निकलता है, स्टमक में फैट का डाइजेशन नहीं होता। आगे ये कह रहे बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस, ये बिल्कुल सही आंसर है, ये बिल्कुल सही आंसर है। जैसे ही बाइल जूस ड्यूडिनम में पहुंचता है
और वहीं उसी ड्यूडेनम में पैंक्रियाटिक जूस पहुंचता है, तब जाकर फैट का डाइजेशन होता है। अच्छा, एक और बात, ये सारे डिस्क्रिप्शन डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने जहां पढ़ाया है वहां पे सारे एंजाइम्स के नाम इस तरीके से एक्सप्लेन किए कि कौन सा एंजाइम कहां पर कौन से फूड कंपोनेंट का डाइजेशन करेगा, यानी फैट का डाइजेशन कहां होगा, प्रोटीन का डाइजेशन कहां होगा और किस तरीके से होगा, ये सारा एक्सप्लेनेशन उसमें दिया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ना आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा है, टॉपिक सेम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको विलर्स कहते हैं। अब ये डायग्राम हो सकता है एग्जाम में एज सच आ जाए और बोले आइडेंटिफाई द डायग्राम। क्लास अगले जो क्वेश्चन है वो मैं बोर्ड पे आपको लिख के दिखाती हूँ। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि एक्चुअली ये एलिमेंट्री कैनाल में है कहाँ और ये डायग्राम यहाँ पे कैसे बनाया गया। ठीक, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आता है, कहते हैं ड्रॉ द डायग्राम ऑफ विलर्स, तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। क्या किया मैंने, देखिए पहले आपको पहुंचा देती हूँ कि ये आप लोगों ने कहाँ से निकाला है। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम जब आप बनाते हो तो हमने ये ऐसे करके माउथ बनाया हुआ है, इसोफेगस लेकर आए, डायाफ्राम बनाया, स्टमक बनाया, ये ड्यूडेनम बनाया, ड्यूडेनम बनाने के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन बनाया, सीकम बना के यूं लेकर आए, ऐसे यूं ऐसे, थोड़ा रफली, ताकि आपको समझ में आए कि किया क्या जा रहा है। ठीक है, इसके नीचे की तरफ है ना स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी ये जो आ रही है ये हिस्सा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अभी आपने पढ़ा लार्जेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट होती है, देख रहे हैं इतनी लंबी है कि अगर उसको कॉइल के फॉर्म में ना रखा जाए तो समाएगी नहीं, एडजस्ट नहीं होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन को इतनी ही जगह में एकोमोडेट करना है, इसलिए हाईली कॉइल्ड है। और स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट ऑर्गन है। अब ये ढूंढ रहे हैं ना हम लोग, पहले लेबलिंग कर लेते हैं, इसको इलियम कहते हैं, ILEUM, ये हो गया है ना। ये किसका हिस्सा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा। हमने लिखा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, यहाँ मैंने बोर्ड पे स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट लिखा जिसका नाम है इलियम। ठीक, अब इस इलियम को, इतने पार्ट को अगर कट कर दिया जाए, बाहर निकाला जाए, ऐसे ओपन कर दिया जाए, यूं ओपन कर दिया जाए, खोल दिया जाए, है ना, अंदर की तरफ से देखा जाए क्या है, तो इसमें अंदर इन्वेजिनेटेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देंगे और दोनों तरफ दिखाई देंगे, ट्यूब की तरह जा रही है ना कैनाल, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गया। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का जो डायग्राम है वो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। अच्छा, क्या हो रहा है इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, अगर ये इंटेस्टाइन सीधी होती, ये स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम का हिस्सा सीधा होता, तो जो इसमें फूड जा रहा है ना, डाइजेस्टेड फूड जो जा रहा है, जो फूड डाइजेशन होना है, वो यूं चलता, ऐसे चलता। पर जब हमने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लिए तो फूड है ना अब ऐसे चलेगा, यूं। और क्योंकि ये फूड डाइजेस्टेड है तो ये फूड एब्जॉर्ब होगा, तो आप इसको जितना धीमे धीमे चलाएंगे, जितना स्लो स्पीड से चलाएंगे, जितना धीरी गति से चलाएंगे, और चलाते समय उसको 6-7 मीटर के बजाय कम से कम 15-16 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कराएंगे। ऐसे चलने के बजाय अगर डाइजेस्टेड फूड ऐसे चलेगा तो डेफिनेट सी बात है डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेगा, तो जितनी देर तक चलाएंगे उतना अच्छा फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। तो इस विलस को यहाँ ड्रॉ कर लिया गया है ना। टिश्यू है, ऑर्गन है तो टिश्यू होगा, और टिश्यू होगा तो वो कौन कौन से टिश्यू है ये देखने के लिए एक विलस का डायग्राम बनाया गया है। तो बेसिकली इसके नीचे लिखा रहता है इंटेस्टाइनल विलस, VILLUS। अगर US लिखा हुआ है इसका मतलब सिंगल है, एक से ज्यादा बनाए तो हम टर्म यूज करेंगे विलाई, नथिंग एल्स। विलस है तो सिंगुलर है, विलाई है तो प्लूरल है, राइट, बन गया। अब इसका नंबर 1 वो भी क्वेश्चन देंगे तो कहेंगे लेबलिंग ऑफ 1 2 3। तो जब हम खाने को डाइजेस्ट करने के बाद अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो डाइजेस्टेड फूड जो जिसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है डेफिनेट सी बात है ब्लड में जाएगा, क्योंकि खाना तो यहाँ से खाए, स्टमक यहाँ तक आया, एब्डोमेन तक आया, पर डाइजेस्टेड फूड को जाना तो टोस तक है ना, पैर तक जाना है ना, तो वहां तक कैसे जाएगा, एक ही मीडियम है दैट इज ब्लड, राइट। तो अब डाइजेस्टेड फूड इसके ऊपर यहाँ पर है जिसे एब्जॉर्ब होना, यूं लगा हुआ डाइजेस्टेड फूड, राइट। तो जो नंबर 1 है, इस नंबर 1 विलस का जो हिस्सा है नंबर 1, उसको हम कहेंगे थिन वॉल ऑफ एपिथेलियम, ठीक है,
एपिथेलियम लेयर की पतली सी एक वॉल बनी हुई है। नंबर 3 जो रेड कलर से बनाया है ये ब्लड कैपिलरी है। जो रेड बनी हुई है उसमें ब्लड अंदर जाता हुआ दिखाएं, क्योंकि इसको हम आर्टरी दिखा रहे हैं। और जो ये ब्लैक बना हुआ है उससे ब्लड बाहर निकला नहीं है, ट्रैवल तो इंटेस्टाइन में ही करेगा, लेकिन अब इसमें फूड एब्जॉर्ब हो गया, यानी ये फूड ऐसे 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 एब्जॉर्ब हो गया। पर ब्लड, इसके अंदर ब्लड है, यहां लिख लेते हैं आर्टरी, ARTER, ये आर्टरी है तो उसके अंदर क्या होगा, ब्लड। ब्लड में जो फूड आएगा वो होगा एमिनो एसिड, लगा दिया हमने यहाँ पे। एमिनो एसिड प्रोटीन की यूनिट है, और एमिनो एसिड के साथ साथ इस ब्लड में जो कुछ भी आएगा वो होगा ग्लूकोज। यानी ब्लड में दो चीजें जा रही हैं, एक जा रही है एमिनो एसिड और दूसरा जा रहा है ग्लूकोज, ब्लड के अंदर, आर्टरी के अंदर, इसके अंदर। और एक कैपिलरी और रन कर रही है, ऐसी कॉइल्ड होती नहीं है, डिफरेंस दिखाने के लिए इसको कॉइल्ड बनाई। देखिए एक और जा रही है। कुछ हिस्सा है जो ब्लड में नहीं जा सकता, वो यहाँ जा रहा है। इस यहाँ का नाम, यानी नंबर 2 का नाम लैक्टियल है, ये लगा दिया हमने, राइट। इस लैक्टियल में किस चीज की एंट्री हो रही है, या तो फैट लिखेंगे हम, है ना, लेकिन फैट का डाइजेशन हो चुका है, तो डाइजेस्ट होने के बाद फैट बनाता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब आइए, आपको मिल गए सारे आंसर। अगर वो आपसे पूछें कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल अकर्स इन, आपको आंसर लिखना है लैक्टियल। अगर वो पूछे एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज अकर्स इन, आपको लिखना है इन विलस इन ब्लड कैपिलरी। अगर डायग्राम ऐसा बनकर आ जाए और कहें आइडेंटिफाई दिस डायग्राम, देन इट इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल विलस। और अगर वो आपसे ये पूछे कि डो लेबलिंग में ये नंबर 1 क्या है, तब आपको वर्ड यूज करना है थिन वॉल ऑफ एपिथेलियम। अब इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है और एक रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में यही आएगा दैट द लैक्टियल एब्जॉर्ब्स व्हाट, लैक्टियल पचे हुए खाने में से अपने अंदर किस चीज को एब्जॉर्ब करता है, आपका आंसर है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब रीजन बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसके लिए थोड़ा सा हमें जगह चाहिए। आइए बात करते हैं रीजन बेस्ड क्वेश्चन की। रीजन बेस्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन ये है कि विलस राइट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। गिव रीजन, कह रहे हैं कि विलस ही क्यों, बाकी कोई ऑर्गन क्यों नहीं, केवल ये विलस ही फूड को डाइजेस्ट होने के बाद उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, क्यों, है ना, व्हाई, गिव रीजन व्हाई। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, दोनों का आंसर सेम ही है, राइट एनी टू एडेप्टेशन ऑफ विलस विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। वो आपसे कह रहे हैं कि विलस का कोई 2 एडेप्टेशन बताइए जो फूड को एब्जॉर्ब करने में, अवशोषण करने में हेल्प करता है। आंसर लीजिए। एक मैंने बताया नंबर 1 कि थिन वॉल ऑफ, या थिन लेयर, वॉल की जगह आप लेयर भी कह सकते हैं, लेयर की जगह और आसान कर लीजिए, और आसान क्या होना चाहिए, दैट इज epithelium, EPITHELIUM, epithelium of villus is single celled in its thickness। अब इस कहानी का मतलब क्या हुआ, हम आपने तो बता दिया, हमारे तो समझ में कुछ नहीं आया। कहने का मतलब ये कि ये सिंगल सेल का बना है। देखो अभी एक लेयर ऐसे और बना दे यूं, तब हो जाएगा डबल लेयर्ड, एक लेयर और बना दे तो हो जाएगा मल्टी लेयर्ड, है नहीं ना वैसा। अगर इसके ऊपर डाइजेस्टेड फूड हो, ये डाइजेस्टेड फूड है, ये डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है। अगर इन 3 लेयर के बाहर डाइजेस्टेड फूड होता तो क्या इसको एब्जॉर्ब करना, यहाँ तक पहुंचाना मुश्किल नहीं होता। इतने सारे सेल्स अपना अपना कानून बताते, कहते रहने दो भैया, इतने सारे कहाँ डिफ्यूजन हो पाएंगे। इसीलिए इस विलस के पास केवल एक ही सेल की थिकनेस है, ये है ही नहीं, ये रॉन्ग, ये है ही नहीं। वो कह रहे हैं हम एक ही सेल की एपिथेलियम रखेंगे, तो कह रहे हैं एपिथेलियम ऑफ विलस इज सिंगल सेल इन इट्स थिकनेस। नंबर 2 विलस, ठीक है, इंक्रीजेस, विलस
increases surface area of small intestine, या जहां ये है इलियम, दोनों में से कुछ एक आप लिखें, दोनों सही है। ये हमारा हो गया आंसर, राइट। तो ये आपके दो तरीके के क्वेश्चन है, गिव रीजन या राइट टू एडेप्टेशन ऑफ विलिस। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, आइए देखते हैं। जो एसर्शन है ना, वो आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। एसर्शन का अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी थोड़ा लो होगा, ज्यादा नहीं होगा, ऐसा नहीं हाई फाई नहीं होगा। चलिए आइए आपको बता देते हैं। एसर्शन एक स्टेटमेंट होता है, कथ्य बोलते हैं इसको। क्या कहा गया? कथ्य, है ना। ये कथन लिख दे भाई, मुझे खुद भी नहीं हिंदी आ रही होती। कथन है ना, कथ्य, मुंह से कहा गया वो हो गया एसर्शन, लिख दिया गया, एक कथन है। इस कथन को क्यों कहा गया, उसका कारण क्या है, तो एक रीजन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कर क्या रहा है, क्यों बोलते हैं एसर्शन रीजन बेस्ड। तो जो पहली लाइन, पहला स्टेटमेंट होता है वो एक कथन है, वो एक स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट को देने का रीजन क्या है वो उसके नीचे लिखा होगा। अब जो आपके ऑप्शंस होंगे ना, आपके लिए ये पैटर्न थोड़ा सा इजी रखा गया है, लेकिन ऑप्शंस को ध्यान से सुने। ऑप्शन ये कहता है कि ऑप्शन ए तब होगा जब कथन सही हो, यानी एसर्शन करेक्ट हो, रीजन करेक्ट हो, दोनों करेक्ट हो, और जो रीजन जो करेक्ट है वो एसर्शन को बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर रहा है, यानी दोनों आपस में 100% कोरिलेटेड है, इनका कोलैबोरेशन 100% है, सब एक दूसरे के लिए बने, मेड फॉर ईच अदर, राइट। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी कह रहा है एसर्शन सही है, बिल्कुल सही है, रीजन सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कोलैबोरेट नहीं हो रहे हैं। स्टेटमेंट तो ठीक है, दोनों ठीक है, एसर्शन कथन भी सही है, और जो कारण है वो अपने आप में सही है, लेकिन ये कारण इस कथन के लिए नहीं है, इस एसर्शन के लिए नहीं है। मतलब ये दोनों सही हैं बट दे आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, उनका कोलैबोरेशन सही नहीं है। तो ऑप्शन बी। सी क्या कह रहा है? एसर्शन तो करेक्ट है, कथन तो सही है, लेकिन जो कारण है, जो रीजन है वो फॉल्स है, वो झूठा है, वो इनकरेक्ट है। डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है एसर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, दोनों ही रॉन्ग है। पहले तो दिमाग में बैठा के रखें कि डी ऑप्शन इस तरीके के क्वेश्चन में रेयरली होता है। आप अपने ब्रेन की एनालिसिस करें, ब्रेन में किसी चीज का इंटरप्रिटेशन क्रिएट करें, इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं। समरी बहुत जरूरी है, एक नए तरीके का पैटर्न, ठीक है। तो मैं सारे ऑप्शन को जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ देती हूँ। एसर्शन एंड रीजन ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, मेड फॉर ईच अदर, बोथ ए एंड आर। बी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, है ना। बोथ ए एसर्शन, बोथ आर करेक्ट, हाँ ठीक है, बोथ आर करेक्ट, मतलब रीजन और एसर्शन दोनों करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कोलैबोरेटेड नहीं है, दे आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। सी, एसर्शन करेक्ट बट रीजन फॉल्स। डी, एसर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। अब स्टेटमेंट देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का है, बहुत भयानक चैप्टर है, डर लगता है इससे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आई क्या कह रहे हैं? एसर्शन कह रहे हैं human being have two sets of the teeth during their life. इंसान के जीवन काल में, हम लोगों के, मानवों के जीवन काल में हमारे जो दांत हैं वो जिंदगी में 2 बार निकलते हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ, मतलब जब बर्थ थे तब दांत नहीं थे, निकलने शुरू हुए 6, 7, 8 महीने के टाइम पे, 8 महीने के मंथ पे, 9 महीने के मंथ पे निकलने शुरू हुए, 10-11 साल तक निकले, उसके बाद बीच में टूटते भी रहे, उसके बाद दोबारा निकले, पूरा डेंचर, ये जो है ना, पूरा डेंटिशन जिसको बोलते हैं, दंत विन्यास है, वो दोबारा रिप्लेस होता है। रीजन क्या है, कारण क्या है? ह्यूमन बीइंग हैव थिकोडोंट डेंटिशन। तो अब पहले तो ये जान ले कि एक ऊपर वाले का रीजन समझ में आ गया। दूसरा क्या है, थिकोडोंट का मतलब क्या होता है, इसको देखिए। थिकोडोंट का मतलब होता है एक टूथ बनाते हैं यहाँ पे पहले, है ना, ऐसे टूथ बना लेते हैं, कैनाइन बना लेते हैं। डॉग में आप पहचानते हैं कैनाइन नुकीला होता है ऊपर से, और ये इसकी रूट हो गई, और अगर इसमें गम बना दे और एक बोनी सॉकेट बना दे तो कुछ ऐसे बनेगा। थिकोडोंट का मीनिंग ये होता है। अब ये दोनों स्टेटमेंट है तो सही, बट साफ समझ में आ रहा है कि थिकोडोंट जो कि बोनी सॉकेट के अंदर टूथ है, वो इससे ये नहीं पता चल रहा है कि हमारे दांत जीवन में 2 बार निकलेंगे कि नहीं। अगर यहाँ पे रीजन में थिकोडोंट की जगह
डाइफाइडॉन्ट वर्ड होता, ऊपर लिख लेते हैं यहाँ, ये डाइफाइडॉन्ट PHYDONT होता, डाई का मतलब ही है दो बार, तो हमारे जो क्वेश्चन था उसमें ए और आर दोनों सही भी होते और मेड फॉर ईच अदर भी होते। यहाँ ए और आर असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन दे आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। चलिए अब नेक्स्ट असर्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेशन देखिए, कह रहे च्यूइंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन एनिमल्स। जानवरों में, एनिमल्स की जगह ह्यूमन भी लिख सकते हैं, जानवरों में या ह्यूमन लिखे तो इंसानों में खाने को चबाना, चबाना बार बार चबाना, दांतों की हेल्प से सलाइवा मिक्स करते हुए चबाते रहना, इज द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर डाइजेशन। फूड को पचाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, हाँ है, यस है। क्यों? क्योंकि जैसे किसी चीज का प्रॉपर डाइजेशन, जो हमने खाया है उसका प्रॉपर डाइजेशन तभी होगा जब उसकी पूरी सरफेस पे एंजाइम काम करे, और एंजाइम पे सरफेस पे काम कराने के लिए जो खाना हमने खाया उसका सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ाने का मतलब है कि हम उसको चबाते जाएं और पेट में भी उस तरीके से उसकी चर्निंग होती रहे ताकि सॉलिड फूड से सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। आइए रीजन क्या दे रहे हैं, इट हेल्प्स इन एंजाइम एक्शन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अगर हम खाने को चबाएंगे तो एंजाइम अपना ज्यादा बेहतर काम करके सकते हैं, अपना अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि च्यू किए हुए फूड का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो आप जब ऑप्शन देखेंगे ना इसमें ए बी सी डी, जो अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताएं, तो यहाँ हम लोग ऑप्शन ए पे टिक करेंगे, माने असर्शन सही है, रीजन सही है, एंड दे आर मेड फॉर ईच अदर, इनका कोलैबोरेशन बिल्कुल सही है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। टाटा बाय बाय, प्लीज सपोर्ट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।